निशा हाथों में किताब लेकर घर आई है, जहां वो देखती है अपने पिता विनोद को, जो पंडित जी के पास बैठे थे। अरे आ गई मेरी बेटी। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज वैद्य जी ने तो कह दिया है कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीते जी तुम्हारी शादी करा दूं। पर पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मुझे अभी पढ़ाई करनी है और डॉक्टर बनना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बनने के बाद मैं आपका खुद इलाज करूंगी। बेटा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ही भला चाहते हैं। पंडित जी और विनोद के काफी समझाने पर निशा मान जाती है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तभी गोलगप्पा बेचकर जाती हुई शांति की नजर पंडित जी पर पड़ती है और वो अपने बेटे रवि की शादी की बात पंडित जी से करती है। पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूँ। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए ना। अरे शांति बहन, बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज ही मैं विनोद भाई साहब से बात करके आया हूँ। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे रवि बेटे की बात करता हूँ। इस तरह पंडित विनोद से बात करते हैं और विनोद को यह रिश्ता अच्छा लगता है, तो वो भी अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी रवि नाम के लड़के से करवा देता है। और निशा की शादी होते ही उसके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद निशा सदमे में चली जाती है और किसी से बात नहीं करती। निशा, मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। तुम माँ के साथ बैठकर गोलगप्पे बना लेना और हो सके तो आज शाम को उनके साथ बेचने भी चले जाना। काजल को कॉलेज जाना है। भैया, जब से भाभी के पिता का देहांत हुआ है तब से तो भाभी हंसना बोलना ही भूल गई हैं। वो किसी से कोई बात ही नहीं करती। अब हमें ही कुछ करना होगा बेटा। सभी घरवाले निशा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब शांति गोलगप्पे बेचकर घर आती है तो वो देखती है कि काजल अपनी भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही है। भाभी, आपको पता है, मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने तो कई सारी किताबें पढ़ डाली, पर समझ में नहीं आता कि आगे और कौन सी पढ़ाई करूं। वैसे मैंने सुना है कि आप भी कोई पढ़ाई कर रही थी, किसी चीज का एग्जाम देने वाली थी। आखिर आप क्या बनना चाहती थी? छोड़ो निशा, मुझसे पढ़ाई की बातें मत करो। मैं नीट का एग्जाम देने वाली थी और उसके बाद मेरी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। पर अब जब मेरे पिताजी ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी डॉक्टर बनकर। इतना बोलकर निशा मिट्टी का चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। अब रात को जब रवि आता है तो इस बारे में शांति अपने बेटे से बात करती है। और अगले दिन, बहू, आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए जल्दी से सारे गोलगप्पे बनाकर ठेले पर सजा देना। जब तक मैं गोलगप्पे का पानी बना लेती हूँ और आज तू भी मेरे साथ चलना। ठीक है माँ जी। अपनी सास के कहने पर निशा बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे बनाती है और उन्हें ठेले पर सजाकर अपनी सास के साथ गोलगप्पे बेचने के लिए चली जाती है। जहां शांति अपनी बहू को ठेले पर छोड़कर खुद अस्पताल में जाती है, जहां वो कुछ ट्रेनर लड़कियों को डॉक्टर की ट्रेनिंग करते हुए देख उसने बातें करती है। बेटा, मेरी बहू को भी डॉक्टर बनना है। क्या तुम बता सकती हो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा? माँ जी, डॉक्टर की पढ़ाई सबसे कठिन है। सबसे पहले तो आपकी बहू को 12th पास करना होगा, वो भी साइंस लेकर, और उसके बाद नीट की परीक्षा क्लियर करनी होगी। उसके बाद जाकर कहीं उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा और वो डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस है और गरीब तो कर भी नहीं पाते हैं। 5 साल की पढ़ाई और 1 साल की प्रैक्टिस होती है। जहां एक तरफ हॉस्पिटल के बाहर निशा गोलगप्पे बेच रही होती है तो वहीं शांति सारी जानकारी लेकर घर जाती है और रात को अपने बेटे से बात करती है। बेटा, मैंने सारी बात कर ली है। बहू ने साइंस से 12वीं तो पास कर ली है अच्छे नंबर से, पर बहू को उस नीट की परीक्षा पास करनी होगी और उसके लिए उसे फोन और किताबें चाहिए। अगर ऐसी बात है माँ, तो फोन और किताबों की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो। घर हम आपके पैसे से चला लेंगे और निशा की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आखिर मैं भी तो काम करता हूँ। वो सब तो ठीक है भैया, पर भाभी तो आगे पढ़ाई ही नहीं करना चाहती। हम आखिर ऐसा क्या करें कि वो फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाए? तो चिंता मत कर बेटा, हम कोई तरकीब निकाल लेंगे, पर उससे पहले हमें पैसे जमा करने होंगे। रवि, शांति और काजल मिलकर निशा को आगे पढ़ने के लिए सारा इंतजाम कर लेते हैं। पर जब घर वाले इस बारे में निशा से बैठकर बात करते हैं तो निशा आगे पढ़ने से साफ साफ मना कर देती है। आप लोग प्लीज मेरे पीछे पैसे बर्बाद मत कीजिए। मुझे नहीं बनना डॉक्टर।
बहू अपने लिए ना सही अपने स्वर्गवासी पिताजी के लिए पढ़ाई तो कर ले। माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। निशा भी घर वालों की बात नहीं मानती तो वहीं शांति भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और अपनी बहू को डॉक्टर की पढ़ाई करवाने के लिए और पैसे जोड़ने के लिए अब पूरे दिन गली में और बाजारों में जाकर गोलगप्पे बेचती है। अरे बहन, तुम तो सिर्फ बाजार में गोलगप्पे बेचती थी, अब गलियों में भी आने लगी। हाँ बहन, आखिर मुझे अपनी बहू को डॉक्टर जो बनाना है। इस तरह सुबह से शाम तक अकेली शांति मेहनत करती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब वो रात को घर जाती है तो बुखार से तड़प रही होती है। भाभी देखो ना, माँ को कितना बुखार है, हमारे गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। कोई बात नहीं काजल, मैं हूं ना। मैंने कुछ दिन छोटी मोटी क्लिनिक में जाकर छोटी मोटी ट्रेनिंग ली थी, तो इंजेक्शन देना और सर्दी जुकाम में कौन सी दवाई देनी चाहिए मैं जानती हूँ। इतना बोलकर निशा अपनी सास को ठंडे पानी की पट्टी करती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर अपनी सास के लिए काढ़ा बनाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अपनी बहू का मन बहलाने के लिए शांति और काजल उसके साथ नदी पर जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक बच्चा नदी में डूब रहा है। अब एक आदमी उस बच्चे को पानी से तो निकाल लेता है पर उसकी सांस नहीं चल रही होती। कोई तो कुछ करो, मेरे बेटे की धड़कन ही नहीं चल रही। मेरा एक लौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। आप सब पीछे हटिए, मैं कुछ करती हूँ, मुझे इसे सीपीआर देना होगा। इतना बोलकर निशा उस बच्चे को सीपीआर देती है, जिस वजह से वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये देख सभी गांव वाले निशा से कहते हैं, बहू तुमने कर दिखाया कि तुम डॉक्टर बनने लायक हो। शांति बहन का फैसला बिल्कुल सही है बेटा, तुम डॉक्टर बन जाओ हमारे गांव में। हमारे गांव में डॉक्टर की बहुत कमी है और जो डॉक्टर हैं वो बहुत पैसे लेते हैं। हम जैसे गरीब अपना इलाज नहीं करवाते, इस वजह से कई बार बच्चे अपनी माता पिता से और माँ बाप अपने बच्चों से जुदा हो जाते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर निशा इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करेगी। आप सब सही कह रहे हैं, मैंने अपने पिता को खो दिया और अपने सपनों को छोड़ दिया, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो न जाने मैं कितने ही बच्चे और माता पिता को दूर होने से बचा सकती हूँ। निशा की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और निशा घर जाती है। अब शाम को शांति और रवि सारे पैसे जोड़कर उसके लिए कुछ किताब लेकर आते हैं। ये लो निशा, अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हारे पीछे जितने भी पैसे खर्च होंगे हम करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत जल्द मेरी भाभी एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी। ससुराल वालों का साथ पाकर निशा अब दिन रात पढ़ाई करती है, तो वहीं सुबह 5 बजे उठकर शांति अपनी बेटी के साथ घर में गोलगप्पे बनाती है और ठेला लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। तो वहीं रवि भी मजदूरी करता है। वहीं निशा मेहनत करती है और बहुत जल्द वो पहली बार में ही नीट एग्जाम क्लियर कर लेती है, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स थे तो उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है और शहर में बड़े मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो शहर चली जाती है। कॉलेज में निशा मन लगाकर पढ़ाई करती है और हर एक प्रैक्टिकल में अच्छा करती है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई तो 5 साल में पूरी हो गई थी, पर अभी 1 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग बाकी थी और देखते ही देखते वो भी पूरी हो जाती है। और एक दिन जब शाम को शांति गोलगप्पे बेचकर अपना ठेला लेकर घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर काफी भीड़ जमा है। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़, सब ठीक तो है? डरी सहज शांति भीड़ के बीच से घर में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू डॉक्टर के कपड़े पहने किसी को इंजेक्शन लगा रही है। अम्मा, मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, अब आपको उल्टी नहीं होगी और ये 3 वक्त की दवाई है, इसे खाने के बाद कल शाम को वापस आना मेरे पास, ठीक है? माँ ये देखो, हमसे 5 साल दूर रहकर भाभी तो बिल्कुल डॉक्टर बन गई है, अब तो वो दवाई देना जानती है। अपनी बहू को डॉक्टर के रूप में देखकर शांति की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वहां रवि आता है, जिसके बाद निशा सभी के सामने अपना स्टेथोस्कोप निकालकर अपनी सास को पहनाती है। माँ जी, आज मैंने न सिर्फ अपना बल्कि आपका और पूरे गांव वालों का सपना पूरा किया है। अब मैं अपने ही घर में छोटा सा क्लिनिक खोलूंगी और आप सबका कम से कम पैसों में इलाज भी करूंगी। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझ जैसी गरीब गोलगप्पे बेचने वाली सास की बहू एक एमबीबीएस डॉक्टर बन गई है। इस तरह एक गोलगप्पे बेचने वाली सास की बहू एमबीबीएस डॉक्टर बनकर पूरे गांव में कम पैसों में गांव वालों के इलाज करती है और पूरे गांव में शांति का नाम रोशन करती है।
बहन, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है और अच्छी बात तो ये है कि मेरी दोनों बहू का घर आमने सामने ही है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हमें बड़ी बहू के घर भी जाना है। इतना बोलकर सुमित्रा एक और शगुन का थाल लेकर अपनी दूसरी बहू के घर जाती है और रिश्ता पक्का करते हुए कहती है, अब तो बस मुझे उसी दिन का इंतजार है जब मेरी दोनों बहू एक साथ मेरे घर में आएंगी। भाभी, आपको पता है माँ कितनी ज्यादा खुश है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें शादी की तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी दोनों ही भाभी का घर एक जगह है। अब मैं अपनी एक भाभी से मिलने आऊंगी तो लगे हाथ दूसरी भाभी से भी मिल लूंगी। बहन, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है जो आप जैसे अमीर लोग हम गरीब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे बहन, ऐसा मत बोलो, हमें तो बस संस्कारी बहू चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आरती अपनी माँ के साथ गली में सब्जी ले रही होती है, मुझे लगा था शादी करके ये गरीब मेरा पीछा छोड़ देगी, पर मैं नहीं जानती थी कि गरीब लोग इतने ज्यादा चेपू होते हैं। देखो, पता नहीं इसने ऐसा कौन सा खेल रचा जो मेरी सास ने इसे मेरी जेठानी बना दिया। निशा, अगर हमारी सास को हम दोनों ही पसंद आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो हमारी किस्मत थी कि हम पड़ोसी से अब देवरानी जेठानी बनने जा रहे हैं। किस्मत की तो तुम बात ही मत करो। शादी के बाद तो मैं तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी कर दूंगी कि तुम उस घर में मेरे साथ रह नहीं पाओगी। अब इसी तरह कुछ दिन बीते जाते हैं और जब भी मौका मिलता है निशा आरती का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन, अब शादी के ज्यादा दिन दूर नहीं रहे, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम शादी की शॉपिंग करने एक साथ चलें। अरे बहू, तूने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, तू मुझे 10 मिनट दे, मैं अभी तेरी जेठानी को भी फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी और हम सब एक साथ शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को फोन करती है, पर आरती साथ में चलने से मना कर देती है और फोन रखते ही आरती की माँ आरती से कहती है, बेटा, तुझे अपनी सास के साथ जाना चाहिए, आखिर तेरी शादी को अब ज्यादा दिन ही कहाँ बचे हैं। नहीं माँ, आप तो जानती है ना हम कितने गरीब हैं और मेरी होने वाली देवरानी कितनी अमीर। वो हर समय मेरा मजाक बनाने में लगी रहती है। अगर मैं उनके साथ जाती तो वो महंगी दुकानों में जाते, महंगा सामान लेते और मेरी होने वाली देवरानी मेरी गरीबी का मजाक बनाती। बस इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी माँ जी को मना करना पड़ा। इस तरह जहां अब एक तरफ निशा अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर शादी की शॉपिंग करती है, तो वहीं आरती अपनी माँ के साथ छोटी दुकानों में जाती है। दीदी, आपका ब्राइडल मेकअप मैं करूंगी, इसलिए आप एक लाइनर, काजल, बिंदी, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट ले लो। पर यहाँ तो सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ दीदी, सस्ता वाला ले लो, मेकअप भी तो करना है, तो शादी में फिजूल पैसे खर्च क्यों करना? मेकअप सस्ता हो या महंगा, आप दोनों में ही अच्छी लगोगी। इस तरह आरती छोटी सी दुकान से अपना मेकअप का सारा सामान लेती है और उसके बाद शादी के कपड़े और गहने लेती है। तो वहीं बड़ी दुकानों में जाकर निशा अपनी नंद और होने वाले पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ ये वाला चूड़ा शादी वाले दिन के लिए ले लूं और ये चूड़ी शादी के बाद के लिए, और शादी के लिए भी कुछ मेकअप का प्रोडक्ट ले लेती हूँ। वैसे मैंने मेकअप आर्टिस्ट बुक करी है, पर अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे ये लड़कियों की चीज मुझसे मत पूछो, तुम्हारा जो दिल करे वो ले लो। भाभी, भैया को रहने दो, उन्हें कुछ नहीं पता, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखो, आप ये वाली लिपस्टिक ले लो, शुगर की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। इस तरह निशा अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। और शादी वाले दिन बहुत सारी अरेंजमेंट मैंने करी है, इसलिए मैंने तुम ब्राइडों के लिए एक अलग से कमरा बुक किया है। अब तुम दोनों अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर यहीं तैयार हो जाना। सुना आरती, तुमने माँ जी क्या बोल कर गई? मैंने तो अपना मेकअप आर्टिस्ट बुला लिया है, कुछ ही देर में मेरा मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा। ब्राइडल मेकअप चाहिए हो तो बता देना, अगर मेरा मन हुआ तब मदद जरूर करूंगी। अच्छी बात है निशा, शादी बार बार नहीं होती है। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, पर मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, इसलिए मैं आज के दिन साधारण मेकअप से भी खुश हूँ। इस तरह आरती और निशा अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक छोटे से बॉक्स में मेकअप का सामान लेकर आती है, तो वहीं निशा की मेकअप आर्टिस्ट अपने कुछ असिस्टेंट्स के साथ बड़े से बैग में मेकअप का सामान लेकर आती है और उनके सामने मेकअप किट खोलकर सारा सामान दिखाती है। ये लीजिए मैडम, आपकी ड्रेस से मैच करने वाली ये टोटल 20 लिपस्टिक्स लेकर आई हूँ और ये 20 आई शेडो है। आप मुझे बता दीजिए आपको कौन सी लिपस्टिक चाहिए। वैसे आपने तो एक ब्राइडल बुक करी थी, पर आप तो 2 हैं। वो भी ब्राइडल हैं, पर उसकी हैसियत नहीं है आपसे मेकअप करवा सके। आप उस पर ध्यान मत दीजिए और मेरा ब्राइडल मेकअप शुरू कीजिए। वो जो बच्ची देख रही है ना आप उसके साथ, वही बच्ची करेगी उसका मेकअप।
इतने सस्ते और बेसिक से सामान में भला ब्राइडल मेकअप। ओह माय गॉड, कैसे लोग होते हैं। जिंदगी में एक बार ही शादी होती है और उसे भी इंजॉय नहीं करते, देखते हैं तो सिर्फ पैसा। आपने पैसे देकर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखा, पर मैंने खुद से सीखा। और जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हो तो ही हम ब्राइडल को सुंदर बना सकते हैं। आप देखना, मेरी ब्राइडल आपसे सुंदर होगी। इस तरह आरती और निशा दोनों ही अपनी शादी का मेकअप करवाने लगती हैं। जहां निशा के चेहरे पर महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं आरती बेसिक से मेकअप करती है। दीदी, मैंने लाइनर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी सब लगा दी है, बस आपकी चुन्नी सेट करनी रहती है। फिर देखना आप खुद को शीशे में। देख रही हो आप, कहाँ ब्राइडल को तैयार होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और इस लड़की ने सिर्फ 1 घंटे में तैयार कर दिया। निशा बिना अपना मेकअप देखे आरती के मेकअप का मजाक बनाती है। कुछ ही देर बाद उन दोनों को बाहर बुलाया जाता है, जिस वजह से निशा अपना मेकअप नहीं देख पाती और एक ही मंडप में सुमित्रा की अमीर और गरीब बहू की शादी होती है। और शादी के बाद जब दोनों बहू अपने अपने ससुराल जाती हैं तब तक निशा का सारा मेकअप ढल जाता है। तो वहीं आरती का मेकअप खत्म होने के बाद भी वो बेहद सुंदर लग रही होती है। सुमित्रा बहन, आखिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें कि तुम्हारी बड़ी बहू गरीब है। अरे इसका मेकअप तो देखो, उतारने के बाद भी चेहरे पर कितना ग्लो है, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारी बड़ी बहू। हमारी छोटी बहू जिसे तुम अमीर कह रही थी, लगता है इसने किसी मोहल्ले की लड़की से मेकअप करवाया। मेकअप फैलने के बाद ये कितनी गंदी लग रही, पूरा मेकअप फैला हुआ है। आंटी जी, शादी में अक्सर ऐसा ही होता है और मेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। जब इनका भी मेकअप हट जाए तो मुंह दिखाई में आकर देख लेना। देख रही हो, तुम्हारा बेटा भी तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन बैठा है। खैर हमें क्या, हम तो पहले ही नजर में देखकर बता देते हैं किसकी खूबसूरती दिखावटी है और किसकी नेचुरल। घर आए लोगों की बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब निशा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है तो वो अपना फैला हुआ मेकअप देखकर डर जाती है। मैंने उस मेकअप आर्टिस्ट को मेरा मेकअप करने के लिए 50,000 रुपए दिए और फिर भी उसने मुझे जोकर बना दिया। अपना मेकअप देखने के बाद निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फेस साफ करती है। और जब दोबारा चेहरा शीशे में देखती है तो उसके चेहरे पर लाल लाल दाने थे। ये देख वो रोने लगती है और तभी वहां उसके रोने की आवाज सुनकर आरती आती है और उसका चेहरा देख उससे कहती है, ये सब उस महंगे केमिकल प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। इससे तो अच्छा तुम सिंपल बनी रहती। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। भले तुम मुझे अपनी जेठानी ना समझो, पर अब तुम मेरी देवरानी हो। मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर लेकर आती हूँ। उसे लगाने से तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा और 1 हफ्ते तक बिल्कुल मेकअप मत करना, और ना ही मैं करूंगी, ताकि कोई भी हम दोनों की खूबसूरती की बातें ना करे। आरती निशा से सुंदर ना दिख जाए इसलिए वह खुद का भी मेकअप नहीं करती और 1 हफ्ते तक कभी हल्दी का लेप तो कभी गुलाब जल अपनी अमीर देवरानी के चेहरे पर लगाती है, जिस वजह से उसका चेहरा पहले से काफी ठीक हो जाता है। और ये देख निशा अपनी गरीब जेठानी से कहती है, आरती तुम गरीब थी इसलिए मैं हमेशा तुमसे जलती रही, पर तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे माफ कर दो। उस दिन निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच की अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।